नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही और मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री जो है इसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमने एंशियंट हिस्ट्री पहले रिवाइज़ की है उसके साथ साथ बाकी को जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो भी आपके रिवाइज हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 15 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, अंडर विच गवर्नर जनरल डिड दी परमानेंट सेटलमेंट कम इनटू बीइंग इन बंगाल। तो बोलते हैं किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया था। देखो, अगर हम बात करते हैं कि बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट थी, स्थायी बंदोबस्त था, ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो था वो अस्तित्व में आया था, तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही आंसर हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके कार्यकाल के दौरान ये अस्तित्व में आया। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल रहे बंगाल के 1786 से लेकर 1793 तक जो था ये रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उनके बारे में जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये हुआ 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो था वो लागू की गई थी। कब की गई थी? 1793 में। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि इन्होंने जो था वो दास प्रथा के ऊपर जो था या फिर दासों का जो व्यापार होता था उसके ऊपर जो था वो इन्होंने रोक लगा दी थी। पहले स्लेव्स जो होते थे उनका ट्रेड किया जाता था, तो इन्होंने 1789 में जो था वो इसके ऊपर रोक लगा दी थी। इनको जो है कॉर्नवालिस जो है इनको सिविल सेवा का जो है वो जन्मदाता भी कहा जाता है। सिविल सर्विसेज जो है उसका जन्मदाता भी जो है वो कहा जाता है। और 1805 में इनका जो था, आपने ध्यान रखना है, फिर से अपॉइंटमेंट किया गया गवर्नर जनरल के रूप में, परंतु इस दौरान इनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और इनकी समाधि जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ये आप ध्यान रखिए, ये बन नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी समाधि स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने जान लिए। यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग दिया गया है। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो था ये 1813 से 1823 के बीच में जो था वो गवर्नर जनरल रहे थे। और लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान अगर कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको याद रखने के लिए बोलूँ कि क्या हुआ था, तो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो संगौली की संधि आप पढ़ते हैं ना 1816 वाली, वो जो था वो हुई थी। बस ये आप ध्यान रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एंग्लो नेपाल वॉर 1814 का 1816 तक जो चला था वो भी इनके कार्यकाल के दौरान होगा। बस इतना याद रख लीजिए। लॉर्ड वेल्जेली की बात करते हैं तो लॉर्ड वेल्जेली ये जो है इनके कार्यकाल के दौरान सहायक संधि प्रणाली को जो है वो प्रशय दिया गया। इनका जो टाइटल है वो बंगाल टाइगर के रूप में भी इनको जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। लॉर्ड मिंटो की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो थे वो 1807 से 1813 तक जो था वो रहे थे। 1809 में लॉर्ड मिंटो जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो था वो अमृतसर की जो संधि हुई थी उसमें ये सम्मिलित हुए थे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लिए आपने, बहुत आसान हो गए अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज दी देवबंद मूवमेंट कम अंडर। तो बोलते हैं देवबंद आंदोलन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आता है। अगर हम देवबंद मूवमेंट की बात करते हैं तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे गए ना, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत होगी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिवाइवलिस्ट। जो पुनर्जागरणवादी जो नीतियाँ थी वो आप कह सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये देवबंद मूवमेंट जो थी इस कैटेगरी में जो था वो आते थे। अगर हम देवबंद मूवमेंट के बारे में कुछ और भी जानेंगे तो देवबंद मूवमेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको इस मूवमेंट के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट कौन से ईयर की है। तो 1986 में ये देवबंद मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि कुरान की जो टीचिंग है उसको देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो फैलाना, और ख़ासकर मुस्लिम और जिहाद के बीच में फैलाना। और इनको फाइट अगेंस्ट दी, जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट दी एनिमीज़ ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम के एनिमीज़ हैं उनके खिलाफ लड़ना, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और फॉरेन पावर उस टाइम बड़ी सक्रिय थी तो उसके खिलाफ लड़ना वो भी इनको सिखाया जाता था। यही उसके उद्देश्य रहे। और 1886 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब स्टार्ट हुई, तो ध्यान रखना है कि कब ये स्टार्ट हुई। पहले भी हमने पढ़ा है कि कोई मूवमेंट स्टार्ट होती है या फिर कोई अच्छी चीज़ या फिर कोई
कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना तो कहीं ना कहीं पर उसका विरोध लगना होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो देवबंद मूवमेंट के विरोध में भी जो था वो एक मूवमेंट चला, इसको अलीगढ़ मूवमेंट कहा गया। तो अलीगढ़ मूवमेंट अगर आपसे पूछा जाए ना कि किसके विरोध में स्टार्ट हुआ था, तो ये देवबंद मूवमेंट के स्टार्ट में जो था, देवबंद मूवमेंट के अगेंस्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था। अब इसके अपोज में जो था वो स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ से जाने। कब स्टार्ट हुआ? ये 1888 में स्टार्ट हुआ। ये जो देवबंद था ये 1886 में, अलीगढ़ जो था वो 1888 में। ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलते हैं गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट इन दी ईयर। तो ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था इसका गांधी जी ने विरोध किया था, इसके खिलाफ गांधी जी ने प्रदर्शन किए थे। ये इन्होंने इंडिया में नहीं किए थे, डेफिनेटली पहले एक बात आप समझिए, और कौन से ईयर में किए थे? तो ये 1906 में इन्होंने किए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ये ईयर कौन सा था आपको पता चल गया। गांधी जी इस दौरान कौन सी कंट्री में थे? ये साउथ अफ्रीका कंट्री में जो था वो उस दौरान थे। एक्चुअली में था क्या, मसला क्या था कि क्यों ये विरोध हुआ या फिर क्यों कुछ हुआ? मसला इसके पीछे का ये रहा था कि कोई भी एशियन अगर बाहर रहता है तो उसको ये कंपलसरी कर दिया गया कि वो थंब प्रिंटेड सर्टिफिकेट जो है अपने साथ लेकर चले, हर टाइम उसके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट कभी भी चेक किया जा सकता है। और गांधी जी को ये बुरा लगा कि हम तो बाहर फ्री घूम नहीं सकते, हमारी तो इन्होंने आज़ादी छीन ली। इन्होंने इसका विरोध किया और इसको ब्लैक एक्ट, काला कानून जो था वो कहकर सम्मानित किया, या संबोधन इसको ये दिया, ब्लैक एक्ट इसको कहा गया। और गांधी जी का विरोध जो इन्होंने प्रोटेस्ट जो किया ना, इसका फ़र्क भी पड़ा। फ़र्क इसका ये पड़ा कि उसको वापस लेना पड़ा, रिपील जो था वो इसको करना पड़ा था। ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता है गांधी जी की पढ़ाई जो था वो बाहर से हुई थी। अब देखो गांधी जी को ग्रेट क्यों कहा जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि ग्रेट मतलब अलग अलग चीज़ें कही जाती है। इन्होंने ना पहले जब ये बाहर थे, फॉरेन में थे, तब इन्होंने विरोध किया। फिर इनको बात समझ आई कि जब ये इंडिया में आए कि यहाँ पर तो कुछ और ही चला है। इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इन्होंने अपने गुरु से भी सीखा। इन्होंने फिर गांधी जी ने क्या किया, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में पहले घूमे, फिर उन्होंने यहाँ पर समझा कि बेसिक क्या समस्याएं हैं लोगों की। फिर उसके बाद जो है उन्होंने सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, और उन्होंने बड़े हिसाब से चले। पहले वो अहिंसा के ऊपर फोकस करते रहे, फिर धीरे धीरे जब उनको लगा कि अब अहिंसा से काम नहीं चल रहा है और हम बहुत नज़दीक हैं आज़ादी के, तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक नारा देता हूँ, उस नारे का मतलब है करो या मरो, या फिर आप देश के लिए कुछ करो या अपनी जान दे दो आप देश के लिए ही। तो ये लोगों ने ये उन्होंने किया था। गांधी जी की इंडिया में जो आंदोलन हुए थे ना, तो उनको तो हम पढ़ते रहते हैं। उससे पहले जब वो इंडिया में नहीं थे, उससे पहले जब उन्होंने आंदोलन किए, तो ये जो 1906 का है ये आपने समझ लिया। उसके बाद 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म भी जो था वो स्थापित किया था। जॉन्सबर्ग में जो था वो इन्होंने स्थापित किया था 1910 में। और इन्होंने जो था वो एक सत्याग्रह किया, जो नॉन क्रिश्चियन मैरिज होती है उसकी डी रिकॉग्नाइजेशन की गई थी, तो उसको लेकर इन्होंने 1913 में जो था एक सत्याग्रह किया। 1914 में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो था वो हुई। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने बाद में वापस भी कर दी थी। कब वापस की थी ये आप कमेंट करके बताइए। तो ये बेसिक आप समझिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन लिंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं हु लेड दी अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक ऑफ 1918। तो 1918 में आपको पता है अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक हुई थी, अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल हुई थी। तो ये किसने जो था उसको लीड किया था, किसने इसकी अगुवाई की थी? तो ये अगुवाई मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1918 में इन्होंने जो अहमदाबाद मिल थी उसके लेबर थे, उनकी समस्याओं को समझा। समस्याएं ये थी कि वहाँ के जो मालिक थे उस मिल के और मजदूर थे, उनके बीच में प्लेग बोनस को लेकर जो था वो थोड़ा सा विवाद था। तो प्लेग बोनस पर विवाद था, उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, एक भूख हड़ताल जो था उन्होंने कर ली, क्योंकि ये पहले से ही वायलेंस को बढ़ावा नहीं देते थे, ये नॉन वायलेंस की नीतियों पर ही चलते थे। तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक की 1918 में, और फिर बाद में इनको इनका हक यहाँ पर मिल गया था। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में खेड़ा आंदोलन किया गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आंदोलन किए गए जिसमें एक असहयोग आंदोलन आता है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला।
1922 में इसको वापस ले लिया गया जब चौरी चौरा की घटना हुई थी। और इसके बाद आपको पता है कि दांडी मार्च जो है वो इम्पोर्टेंट है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ 1930 में। फिर बाद में चलकर गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के साथ जो था इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए 1931 में। और तुरंत बाद इन्होंने सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाग लिया, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जिसको आप कहते हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब भी इन्होंने जो था वो नारा दिया, स्लोगन दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, मंत्र था करो या मरो। इसका अर्थ है कि या हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ाद कराने के प्रयास कर करके हम अपनी जान जो है वो दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन में बोलते हैं हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। 1939 में बोलते हैं ये जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन था इसके अध्यक्ष कौन बने थे। ये जो इसके अध्यक्ष थे ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो अध्यक्ष बने थे। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहीं से जो था प्रजामंडल का आइडिया भी जनरेट हुआ था, ये हमने पढ़ा था। और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग सेशन होते रहे, परंतु 1939 में जो उसके प्रेसिडेंट रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो रहे। अच्छा, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी बने थे? तो आपका आंसर होगा कि जी हाँ, बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। 1929 में एक लाहौर में सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ। इस सेशन को प्रिजाइड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 1936 में भी लखनऊ में एक सेशन हुआ जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया। 1937 फैजपुर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर एक सेशन हुआ, इसको भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो प्रिजाइड किया गया था, अध्यक्षता जो था वो की गई थी। गांधी जी के द्वारा 1924 का बेलगाम सेशन आपने ध्यान रखना है, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है, इसको जो था वो अध्यक्षता की गई थी। पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट बनी थी, ये 1917 में बनी थी, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। तो ये सेशन जान लिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लिया, इतना यहाँ से काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन, इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक। तो बोलते हैं क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसने दिया कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो क्रिप्स मिशन जो था इसके संबंध में ये कहा गया कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो ऑप्शन डी महात्मा गांधी जो है वो सही आंसर है। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में ये कहा। क्रिप्स मिशन के बारे में हमने लास्ट टाइम कैबिनेट मिशन पढ़ा था ना, क्रिप्स मिशन के बारे में आज जान लीजिए कि क्रिप्स मिशन जो था वो आया कब था। क्रिप्स मिशन जो था ये इंपॉर्टेंट एक मिशन हुआ और ये मिशन जो था 1942 का ये मिशन है। आपने ये भी ध्यान रखना है साथ में कि क्रिप्स मिशन जो था, जो भारत में राजनीतिक गतिरोध चले हुए थे, उन गतिरोधों को दूर करने के उद्देश्य जो था वो भेजा गया था। उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे चर्चिल। तो चर्चिल ने जो था वो ब्रिटिश संसद में सदस्य और मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो था 1942 में एक मिशन जो था वो भारत भेजा था, ये आप ध्यान रखिए। और कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को जो था वो इस मिशन के साथ वार्ता करने के लिए जो था वो आधिकारिक रूप पर कोई वार्ताकार चुने जाने थे उनको नियुक्त किया था, ये भी आप ध्यान रखिए। कैबिनेट मिशन हम पढ़ते हैं ना, कैबिनेट मिशन बहुत बार पढ़ा है, ये 1946 का मिशन है। लास्ट टाइम हमने कैबिनेट मिशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेंस का एग्जाम लिखते हैं या प्री में कोई डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें ये हेल्प करते हैं। बेशक क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था, परंतु इसमें जो प्रपोजल थे वो इम्पॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़े से प्रपोजल इसके जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी हो। इसमें जो एक प्रपोजल था वो था कि एक इंडियन डोमेनियन जो है वो स्थापित किया जाएगा और इस डोमेनियन के पास जो है ये पावर होगी, वो चाहे ब्रिटिश डोमेनियन में मिल जाए, चाहे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में जाकर मिल जाए, या फिर उससे अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो बना ले। ठीक है, एक बात ये कही गई थी। दूसरी बात इसमें ये कही गई थी कि देश के लिए एक नया संविधान जो है वो बनाया जाएगा या फिर संविधान सभा का गठन जो है वो किया जाएगा।
इस संविधान सभा में जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य चुने जाएंगे और राजकुमारों द्वारा मनोनीत सदस्य जो हैं वो यहाँ पर होंगे। और तीसरी बात इसमें कही गई कि कोई भी प्रांत ऐसा है, कोई भी अगर स्टेट ऐसा है उस टाइम का जो भारत में शामिल होने का इच्छुक नहीं है, तो उसे एक अलग संघ बनाने का जो है वो अधिकार दिया जाएगा। चौथी बात इसमें ये कही गई कि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच जो है वो बातचीत होगी और इसी से जो है वो सत्ता हस्तांतरण और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा जो है वो की जाएगी। इनके बात होगी इनके बीच में, जहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि सत्ता किसके पास होगी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। और पांचवा लास्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, वो लागू नहीं हो जाता, तब तक भारत की रक्षा जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां जो है वो उनमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ये जो था वो कहा गया था। खैर वो अलग बात है कि बाद में चलकर ये मिशन जो था वो फेल हो गया था। फेल होने के रीज़न भी थोड़ा पढ़ लेना आप कभी, या फिर हम अलग आगे चलकर जो है वो पढ़ लेंगे, परंतु ये हमने मुख्य रूप से जान लिए कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द मुगल एम्परर टेकन प्रिजनर बाय नादिर शाह वॉज। तो बोलते हैं नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था। दो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि नादिर शाह ने किस मुगल एम्परर को बंदी बनाया था। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि नादिर शाह ने जब दिल्ली के ऊपर अटैक किया था तो उस टाइम कौन वहाँ का जो था वो एम्परर था, कौन वहाँ का शासक था। तो ये था मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मोहम्मद शाह। ध्यान रखिए। अब अटैक कब किया गया था। अटैक जो था वो किया गया था 1739 में। कौन से ईयर में? 1739 में। ये आपको पता होना चाहिए। और आप यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं कि नादिर शाह ने जब अटैक किया ना, तो उसके बाद जब वो वापस जा रहा था, वापस जाते समय उसने राज सिंहासन, तख्ते ताउत और कोहिनूर हीरा जो था ये अपने साथ जो था वो ले गया था। 1747 में जो था वो नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी, ये आप ध्यान रखिए। और उसके बाद अहमद शाह जो था यहाँ का, इनके अहमद शाह जो था वो मुगलों का शासक बना था, ये भी आप ध्यान रखिए। अहमद शाह 1748 को दिल्ली का जो था वो सिंहासक जो था वो बना था, या फिर दिल्ली का सिंहासन इसने जो था वो संभाला था। यहाँ से इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलते हैं हु एज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ सिख्स आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिखों का, हम तो पढ़ते हैं सिर्फ सिख गुरुओं को और गुरु गोविंद सिंह तक ही पढ़ते हैं, परंतु इसके बाद भी अगर कोई लीड कर रहा था तो वो थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो था वो लीड कर रहे थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। बाद में चलकर क्या हुआ, आप पढ़ते हैं कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बंदा बहादुर का अगर जयंती हुई तो इनको ट्राइब्यूट भेंट किया गया, इनको श्रद्धांजलि दी गई। परंतु यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखिए कि बाद में चलकर क्या हुआ, बंदा बहादुर को भी मुगलों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, इन्हें टॉर्चर किया गया और टॉर्चर में ही जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। 1715 1716 की जो है ये घटनाएं हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ये आपको पता चल गया। अगर हम सिख गुरुओं के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लें, सिख गुरुओं में ऐसा है कि गुरु नानक देव जो था वो सबसे पहले गुरु थे जिनको सिख धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। गुरु अंगद आए जिनको गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। उसके बाद गुरु अमरदास आए, गुरु रामदास आए, गुरु अर्जन देव आए, गुरु हरगोविंद आए, गुरु हर राय आए, गुरु हरकिशन आए, गुरु तेग बहादुर आए और गुरु गोविंद सिंह जी आए। तो ये सारे गुरु जो था वो उसके बाद क्रम वाइज जो था वो आए थे। अगर अमृतसर शहर की स्थापना आपसे पूछी गई तो गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखना। अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में जो था वो की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामदास गुरु जी ने की थी, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं ओवर विच रीजन द इंग्लिश डिड गेट दीवानी राइट इनिशियली। तो बोलते हैं किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे। तो डिड नॉट जब आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। दक्कन में जो था वो इनको दीवानी राइट नहीं मिले थे स्टार्टिंग में। एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने दीवानी राइट दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिशर्स को। तो शाह आलम सेकंड के द्वारा जो था वो दीवानी राइट दिए गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिशर्स को, ये आप ध्यान रखिए। और दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि उस टाइम जो वाइसराय थे वो कौन थे। तो उस टाइम लॉर्ड क्लाइव जो था वो थे, और गवर्नर जनरल आप कह लीजिए 1765 में
1765 में जो था वो लॉर्ड क्लाइव को जो था दीवानी राइट जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मिले थे। शाह आलम सेकंड जो था वो उस टाइम थे। ये एक ट्रेटी हुई थी, संधि हुई थी। ये संधि आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ये है सेकंड ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद। ये 1765 में हुई थी। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट जो था वो मिल गए थे, शाह आलम सेकंड के द्वारा दिए गए थे। दीवानी राइट तो हम तब से बोल रहे हैं, परंतु ये दीवानी राइट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू। उनके पास राइट था कि वो रेवेन्यू जो है वो लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े राइट होंगे, फिर उन्होंने खुद ही बढ़ाते गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने पूरे भारत के ऊपर जो था, भारत नहीं कई कंट्रीज के ऊपर जो था ये कब्जा करने लग पड़े। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये नाम आपने सुना होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और कहां पर और कब की गई थी? ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और भी रिवीजन करना चाहते हैं, जो गिरिराज की पीडीएफ्स हैं और सब चीज़ें आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहां से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। 25,100-200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। आजकल 8 बजे शाम को डेली आपको क्विज जो है वो प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं टेलीग्राम पर ही। 7 से 8 क्वेश्चन टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।